हेलीवेट हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट डीपीएसपी के लेक्चर के बारे में, क्योंकि भैया इससे पहले हम लोग डीपीएसपी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो भैया आज हम लोगों ने जो हमारे डीपीएसपी थे उनको अलग अलग प्रिंसिपल की बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले हमने पढ़े थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, फिर पढ़े थे गांधीयन प्रिंसिपल्स, और आज पढ़ने वाले हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, 49, 50 और 51। तो भैया सबसे पहले आर्टिकल 48 समझते हैं क्या है हमारा। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का आर्टिकल 44 कौन सा है, तो ये भैया हमारा डीपीएसपी है। तो आर्टिकल 44 हमसे क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भैया अगर हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी चाहे जितनी भी हो पर कानून एक होना चाहिए, और भी ये स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कुछ कुछ कंट्री कुछ कुछ स्टेट्स में हम लोग बात करें, भारत के कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है और कुछ कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 4 कानूनों की बात चलेगी, जैसे कि मैरिजेस। तो जैसे कि हमें पता है कि जो शादी वगैरह होता है उसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हिंदुओं में शादी अलग होती है, मुस्लिम्स में अलग होती है, सिख में अलग होती है, ईसाइयों में अलग होती है। पर सबके लिए चाहे आप लोग जैसे भी शादी करनी हो कर लीजिए, पर आपको अपनी जो शादी है वो कोर्ट में आकर रजिस्टर करवानी पड़ेगी, डिवोर्स। तो भैया अब जैसे कि यहाँ पता है हिंदूज़ में अलग से होता है डिवोर्स। हिंदूज़ में तो खैर कम ही होता है डिवोर्स का सीन, पर मुस्लिम्स में या फिर दूसरे धर्मों में अगर हम लोग डिवोर्स वगैरह देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया तलाक कह दिया तो हो गया तलाक। तो भैया प्रॉपरली आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कोर्ट में आके कि हाँ भैया हम लोग तलाक चाहिए, दोनों की रजामंदी से तलाक होता है हो जाता है। और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि भैया हमने कह दिया जाओ आज से 50 बीघा ज़मीन तुम्हारी हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कह दिया तो कह दिया, निपट गया। अब तो क्या भरोसा, लिखित में चाहिए पूरा काम। और चौथा है एडॉप्टेशन, भैया कि हमने किसी को कह दिया कि भैया हमने गोद ले लिया, ऐसा नहीं चलता है। प्रॉपर गोद लेना पड़ेगा आपको कागजी कानूनी तौर पर। तो यही होते हैं हमारे क्या है, सभी के लिए कानून अलग हैं, चाहे भैया हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहें पर कानून एक ही रहे हैं। अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग हज़ारों सालों से देखते आ रहे हैं कि जब अंग्रेज़ भी इंडिया में आए थे तो भैया उन्होंने देखा, समझा और ये चीज़ समझी कि भैया जो हिंदूज़ हैं उनके कानून अलग हैं और मुस्लिम्स हैं उनके कानून अलग हैं। तो भैया उन्होंने ये चिढ़ा फैलाया था बहुत भयंकर कि हिंदुओं के लिए कानून अलग बनाए थे, उनके शादी को लेकर या फिर अलग-अलग चीज़ों को लेकर हिंदूस मुस्लिम के कानून अलग थे। पर अब जो सरकार है उनका काम क्या है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना है, यानी कि सबके लिए एक से कानून बनाना। किसकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की। अब कंपल्सरी नहीं होता है, वही मैंने आपसे पहले ही कह दिया डीपीएसपी है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो सरकार हर जगह पे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाए। तो कुछ-कुछ स्टेट में है, कुछ-कुछ स्टेट में नहीं है, तो ये सीन रहता है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 45 की, तो आर्टिकल 45 हमसे क्या कहता है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। यानी कि सभी 6 जब तक कि बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है तो उसको अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? उसको अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए और उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, जब तक कि वो 6 साल का ना हो जाए। और वैसे भी हमें पता है कि 14 साल तक तो एजुकेशन फ्री है, फंडामेंटल राइट हमारा। फिर हम लोग बात करेंगे अपने आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 हमसे क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लेन। तो भैया कि हम लोग क्या कर सकें, हमारे जो किसान गरीब किसान भाई हैं तो भैया उनके पास बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास मॉडर्न टूल्स को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो सही है, सरकार का काम क्या है, उन्हें हेल्प करो जाके कि भैया वो मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, ट्रैक्टर खरीद सकें। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि बजट सरकार जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनको खरीदने के लिए सब्सिडीज़ देती है, फिर अलग-अलग टूल्स को खरीदने के लिए सब्सिडीज़ देती है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जैसे कि ये मुझे पता है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि मछली पालन करते हैं, तो भैया सरकार की तरफ से उन्हें पैसा मिलता है, अगर आपको पता हो तो। तो इसके लिए सरकार काफ़ी कुछ स्टेट्स में सरकार हेल्प करती है और कुछ में नहीं करती है, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है डीपीएसपी है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल 14A की। तो भैया 14A हमसे क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि भैया अपने आस-पास के एनवायरनमेंट की सुरक्षा करें और अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वगैरह को बचा के रखें। इस किसकी ज़िम्मेदारी? सरकार की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली में। तो भैया वहाँ की सरकार कितना ज़्यादा एफर्ट लगाती है, ई वे नॉट का फॉर्मूला चलाती है, ई वे वाली गाड़ी चलेंगी एक दिन, ट्रक्स वगैरह
कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाता है, तो ये सब करना पड़ता है सरकार को। तो यही सब एग्ज़ाम्पल किसका है भैया? ये नहीं कि कुछ सरकार के मन में आई कि भैया मेट्रो या रेलवे लाइन बिछानी है, हाईवे निकालना है, जंगल दिख रहा है सामने, काट दो। ऐसा नहीं करिए भाई साहब, अपने कम से कम इंजीनियर को बुलाइए, आर्किटेक्ट को बुलाइए भैया, वो आपको एडवाइस देगा कि हम लोग दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं इसको। ज़रूरी थोड़ी ना कि सब पेड़ काटने हैं, तो भैया ऐसा नहीं हो कि जंगल हों, सब जगह जंगल ही जंगल हों। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ सारे जंगल काट दो। तो भैया एक बीच का रास्ता भी तो रहता है, सरकार को बीच का रास्ता लेने की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कंपल्सरी थोड़ी ना है, सरकार थोड़ी ना ये कह देंगे भैया आपको अगर मेट्रो बनानी थी, आपने जंगल क्यों काट दिया? डीपीएसपी है भैया, ज़्यादा ज़बान नहीं लड़ा सकते हो, ज़्यादा ज़बान नहीं चला सकते हो सरकार से। क्लियर हो गया? फिर हमारा आर्टिकल 48 हो गया था। आर्टिकल 48 के बाद अब बात करेंगे आर्टिकल 49 की। तो आर्टिकल 49 हमसे क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। यानी कि वही है, हमारे देश की जो धरोहर है, हमारे पुरानी पूर्वजों की देन है, हम उसकी संरक्षा कर सकें और उसे बचा सकें। और ये हमारी किसकी है? हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन मोन्यूमेंट या फिर जैसे कि ताजमहल हुआ या फिर लाल किला हुआ या फिर ऐसी जो दूसरी हमारी मोन्यूमेंट है, इनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और सरकार की भी है। कि भैया ऑब्वियस सी बात है, सरकार की है पर हमारी भी है, क्योंकि भैया बहुत से लोग जाते हैं उनमें, कुछ लोग अपना नाम लिख देते हैं, कुछ लोग कुछ रोचते हैं, कुछ लोग थूकते हैं उनके ऊपर, मोन्यूमेंट्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि भैया हम अपने मोन्यूमेंट को बचा के रखें। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल। आर्टिकल 50 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 50 हमसे कहता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि भैया वो अलग रहे किससे? वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग रहे, मतलब ये दोनों राज्य न्यायपालिका को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाए जाएंगे। यानी कि उठाएंगे, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे मंत्री साहब हैं, और एग्जीक्यूटिव जैसे एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनको अलग करके रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो इनका मिलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि कार्यपालिका के अंदर अलग-अलग लोग आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री साहब हैं, ठीक, बड़े मंत्री हैं हमारे कोई, ठीक है? बड़े मंत्री हैं। अब भैया हाई कोर्ट के जज थे, तो भैया मंत्री साहब के लड़के ने किसी को मार दिया। अब भैया जो मंत्री साहब हैं, कह रहे हैं महाराज और जज साहब कैसे हैं? उन्होंने कहा बढ़िया। उन्होंने कहा क्या व्यवस्था है? वजह साहब कह रहे हैं कुछ नहीं यार, हम सोच रहे हैं महाराज घी के डिब्बे भिजवा दें आपके यहाँ पे, सीन चल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी है सरकार की कि भैया इन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाए, ठीक है? यानी कि सरकार को कुछ स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जैसे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमारी अलग हो रहे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो अलग रहे। क्लियर है इतना? अब बस हम लोग इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 51 के बारे में। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि भैया सर, अब यहाँ पे हमारी ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग-अलग रहे, इंडिपेंडेंस रहे, यानी कि एक-दूसरे का असर ना पड़े, जिससे कि हमारा देश और जो वर्किंग्स हैं, एक-दूसरे की डिस्टर्ब ना हों। तो यही ज़िम्मेदारी है। और अब लास्ट में बात करने वाले हैं अपने आर्टिकल 51 के बारे में। तो 51 हमसे आर्टिकल क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स दैट द एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो स्टेट है उसको भैया इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेंटेन करना चाहिए जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन दूसरे नेशन के साथ, जैसे कि सम्माननीय संबंध बना के रखने चाहिए दूसरे नेशन के साथ। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून की इज्जत करनी चाहिए और जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह हों, उनका सम्मान करना चाहिए। तो भैया एक बार जो आपने वचन दे दिया, तो भैया ट्रीटी हो जाती है वो। यानी कि आपने एक बार वचन कह के सिग्नेचर कर दिए, तो ट्रीटी की सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे करके रिलेशन मेंटेन होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है? एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्री। यानी कि भैया जब 2 लोगों के बीच में, 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाए, तो भैया तीसरी कंट्री की ज़िम्मेदारी है कि भैया आके वो मैटर सुलझाए। जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा बचपन में कि आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई होगी, तो तीसरा बंदा आके गले मिलवा रहा कि भाई अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए अपने बीच में। तो ये सीन रहता है। तो यही है और कुछ नहीं है। और बाकी आज का लेक्चर केवल यहीं तक था, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और डीपीएस भी हमारी क्लियर हो चुकी हैं, और जो इनकी ट्रिक्स हैं भैया वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।